इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विवेक कुमार सर को, वे आए और जनजाति समाज का जो एक पक्ष है विकास, उस पर एक नई दृष्टि हमें प्रदान करें। मंच पर आसीन आदरणीय वैभव जी, रामनाथ जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय परमादरणीय अतुल जी, सभी विश्वविद्यालयों से आए कुलगुरु और सभी विश्वविद्यालयों से आए और महाविद्यालयों से आए प्राध्यापक बंधु भगिनी, समाज की चिंता करके और समाज के लिए निरंतर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ छात्र भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं पीछे। मुझे सबसे आसान विषय मिला है बोलने के लिए। जब हम लोग सत्र की चर्चा कर रहे थे तो वैभव जी ने बोला कि विकास के विषय पर सबसे ज्यादा बोलना है, आपको बोलना है, और मैं ये कह रहा था कि विकास के विषय पे बोलना सबसे आसान है, क्योंकि जनजातीय समाज की अस्मिता और अस्तित्व के बारे में यदि बात हो गई तो मानो विकास के बारे में सारी बात हो गई। छोटी छोटी कुछ उदाहरण हैं, मेरे अपने जीवन में कुछ सी बातें हुई हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा और फिर ध्यान में आएगा कि इस विषय को कहाँ लेकर जाना है। विकास मतलब क्या, और जनजातीय संदर्भ में यदि बात करेंगे तो विकास मतलब क्या। अभी हम लोगों ने भी IIT दिल्ली में 2-3 कार्यशालाएं की जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में। तो 14 नवंबर को एक कार्यशाला थी। उस कार्यशाला का हम लोगों ने टाइटल दिया था ट्राइबल फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मेरे एक मित्र हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले सर लगता है कि कुछ टाइटल में गड़बड़ हुआ है। तो मेरा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग भी है, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गड़बड़ की है। तो मैंने मेल चेक किया तो मैंने बोला नहीं, टाइटल तो एकदम ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपने लिखा है ट्राइबल फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने बोला कि विषय क्या होना चाहिए। बोले विषय होना चाहिए कि फिलॉसफी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। हमारी बातचीत हुई तो मैंने उनको कहा कि आप कार्यक्रम में आइए, 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम है, फिर हम बात करेंगे कि टाइटल जो मैंने दिया वो सही है या जो आप सोच रहे हैं वो सही है। अभी मित्रों, अभी आप लोगों ने यदि समाचार पत्र पढ़ते होंगे, मीडिया को लगातार यदि देखते होंगे, तो अभी एक बड़ी न्यूज थी COP29 के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो विश्व भर के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सभी देशों के प्रमुख हैं, वो चिंता करते हैं कि, और क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा संकट है आप सभी जानते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। और वो COP29, वो जो भी रेजोल्यूशंस लेने वाले थे, ये पूरी कवायद फेल हो गई। सारे देश, सभी देश ये जानते हुए भी कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है और सबको एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना है, तो भी वो किसी एक निर्णय पर नहीं आ पाए। और जब मैं हलमा की बात आई, वैभव जी ने हलमा की बात की, और जब मैं हलमा को देखता हूं तो झाबुआ में 10,000 भील जनजाति के लोग, जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी लोग हैं, सिर्फ एक आह्वान पर, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बाहरी मदद के, अलग अलग पहाड़ियों को जाकर उनको हरा भरा करने का काम कर रहे हैं, वहां जल संग्रहण का काम कर रहे हैं। COP29 में इतने सारे देश मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और यहां वो समाज जिसको शायद क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन ना पता हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ना पता हो, वो एक्शन ले रहा है, एक्शन कर रहा है।
5 वर्ष पूर्व 5-6 वर्ष पूर्व अपने स्टूडेंट्स और अपने परिवार के साथ, मेरे कुछ और मित्र भी थे, प्राध्यापक मित्र थे, उनके भी बच्चे साथ में थे, हम लोग झाबुआ में ऐसा ही एक तालाब देखने के लिए गए। बड़ा अच्छा अनुभव आया। हमारे सभी के ध्यान में अनुभव यह था कि इस समाज के पास सिविल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा तकनीकी ज्ञान है कि इन्होंने बिना किसी सिविल इंजीनियर के इंटरवेंशन के, सिविल इंजीनियरिंग पढ़े लिखे व्यक्ति के इंटरवेंशन के बिना ही इन्होंने इतना अच्छा तालाब बनाया। लेकिन कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कि ये तालाब, वो तालाब 3 गांव के सभी लोगों ने मिलकर बनाया था और वो तीनों गांवों से लगभग बराबर की दूरी पे था, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो एक स्वाभाविक प्रश्न आईआईटी दिल्ली के छात्र के मन में जो आ सकता है, वो उसने पूछा कि ये तालाब आपने इतनी दूर क्यों बनाया? यानी कि यदि आप इसको पानी को लिफ्ट करेंगे इरिगेशन के लिए तो आपको एनर्जी की आवश्यकता रहेगी, आपको पीने के पानी के लिए इसका उपयोग करेंगे तो महिलाओं को दूर से आना पड़ेगा और 2-2.5 किलोमीटर चलकर आना पड़ेगा, या फिर पशुओं के लिए भी उपयोग में आएगा तो भी उनको पशुओं को लाना पड़ेगा। मित्रों, मेरे छात्रों को और मेरे परिवार के सदस्यों को यह समझने में कम से कम 6 महीने लग गए कि ये तालाब उस समाज ने अपने उपयोग के लिए नहीं बनाया। जब ये उत्तर उस समाज से आया कि इस तालाब के पानी का उपयोग हम ना पीने के लिए कर रहे हैं, ना खेती के लिए कर रहे हैं, ना ही हम अपने पशुओं के लिए कर रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड है, वर्जित है। तीनों गांवों ने मिलकर निर्णय लिया है कि ये मानव उपयोग में इस तालाब का पानी नहीं आएगा। क्यों बनाया तालाब? प्रकृति के लिए ही बनाया, इस पहाड़ी के लिए बनाया, जंगली जानवरों के लिए बनाया। उत्तर लोगों ने उस समय तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने में 6 महीने लगे। और उनमें से कुछ एक दो छात्र ऐसे रहे फिर बाद में, जो लगातार फिर झाबुआ जाते रहे और आज भी वहां से कुछ ना कुछ सीखने की बात कर रहे हैं। एक और उदाहरण है, मेरी एक छात्रा है, उसने कहा कि ट्राइबल मेल न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, जनजातीय समाज में मेल न्यूट्रिशन है, इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मैंने उसको कहा कि ऐसा करो कि जनजातीय समाज के बीच में जाओ, कुछ समय व्यतीत करो और पहले ट्राइबल प्लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आओ कि वो लोग खाते क्या है, उनके खाद्य पदार्थ क्या है। फिर हम जो तुम न्यूट्रिशन की बात कर रही हो, फिर उस पर हम काम करें कि कितना न्यूट्रिशन उनको अवेलेबल है, कितनी आवश्यकता है, और सब उसके ऊपर फिर आगे काम करेंगे। 4 महीने के शोध के बाद, फील्ड स्टडी के बाद, उड़ीसा में एक जनजातीय क्षेत्र में, उड़िया लड़की थी, तो उड़ीसा में ही उसने वो स्थान तय किया। तो हम लोग जब वापस आई वो, तो हम लोग चर्चा के लिए बैठे, तो उसने कहा कि सर मेरे को टॉपिक चेंज करना है। मैंने कहा क्यों, टॉपिक क्यों चेंज करना है? बोली सर अब मैं माल न्यूट्रिशन पे काम नहीं करना चाहती। किस विषय पे काम करना चाहती हो? कि सर मैं ट्राइबल प्लेटर पे ही काम करना चाहती हूँ। बोली जिस जनजातीय समाज के साथ मैं काम कर रही हूं, 112 प्रकार की शाक सब्जियां वो लोग खाते हैं। 112 प्रकार की। तो मैं ब्रज का रहने वाला हूं, भगवान कृष्ण की भूमि है, और गोवर्धन का पर्व वैसे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो गोवर्धन के पर्व पर हमारे यहाँ परंपरा है कि एक अन्नकूट का प्रसाद बनता है। उसमें हम गिनती करते हैं, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो गिनती करते थे कि किसी तरह से 56 सब्जियां और फल हम उस सब्जी में डाल पाए। मेरे ध्यान में नहीं आता कि कभी हम लोग 35 या 36 सब्जियों से ऊपर जा पाए होंगे। एक जनजातीय समाज जो एक बहुत छोटी सी जो भौगोलिक रचना है वहां पर रह रहा है, 112 प्रकार के सब।
10 प्रकार के मशरूम जिनके बारे में वो, चूंकि वो लड़की उड़िया बैकग्राउंड से थी, भुवनेश्वर में रही, फिर दिल्ली में काफी समय रही, वो सिर्फ 3 तरह के मशरूम जानती थी। उस समाज में 112 तरह के। फिर एक बार मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ नंदुरबार हम लोग जनजातीय समाज के बीच में कुछ काम करने के लिए गए थे। तो अपना एक वहां पर संस्था काम करती है योजक, तो योजक के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम आप लोगों को सीड बैंक दिखाने ले चलते हैं। बोले हाँ, लोगों ने बड़ा अच्छा सीड बैंक बनाया है और एक एक जिन्स के 50-50 वैरायटी उनके पास है सीड्स। IIT में शोध करने वाले छात्रों के ध्यान में जब सीड बैंक की बात आती है तो उनके ध्यान में कोई एक बड़ा कोई कोल्ड फैसिलिटी है और ये सब है, और उसमें कुछ जर्म प्लाज्म होंगे और सारे सीड्स होंगे, ये सब। तो एक गांव में हमें ले गए और उन्होंने एक हमें जनजातीय समाज के किसान से उन्होंने हमें मिलवाया। तो और उनको कहा कि भाई आप इनको अपना सीड बैंक दिखाइए। 250 प्रकार के अलग अलग सीड, अलग अलग वैरायटीज, धान की 55 किस्में हम लोगों ने उस दिन देखी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जनजातीय समाज से हैं, तो उनके तो ध्यान में ये सारी बातें होंगी। मुझे नहीं पता था कि लौकी, छत्तीसगढ़ में शायद लौकी ही बोलते होंगे उसको, 15 वैरायटी, 15 सीड्स, और उनका परंपरागत ज्ञान कि कौन सा मौसम, किस तरह की परिस्थिति, और जब बुआई होती है उससे 1.5 महीने पहले परिस्थिति का आकलन कि इस बार कौन सा सीड हमें उपयोग में लेकर आना है। ऐसी ज्ञान परंपरा। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। मैंने चर्चा प्रारंभ की कॉप से, क्लाइमेट चेंज। मैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों विषयों पर काम करता हूं। 6-7 साल पहले जब हम लोगों ने मैंने जनजातीय समाज के विषयों पर काम करना प्रारंभ किया, और उसका भी ये सब भी एक कोइंसिडेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि उन्नत भारत अभियान में जब हम लोग काम कर रहे थे तो जगह जगह सभी विश्वविद्यालयों से छात्रों की तरफ से एक बात ध्यान में आती थी कि जब भी जनजातीय गांवों में जाते हैं और विकास के विषय पर बात करते हैं तो कुछ रेजोनेंस नहीं आता। हम क्या बात करते हैं, वो समाज क्या बात करता है, उसके बीच में कुछ रेजोनेंस नहीं आता। तो जैसे सभी लोग इस तरह की बात करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता विकास किसको कहते हैं। तो हमें लगा कि शायद कहीं कुछ कमी है, पहले इस समाज के प्रश्नों को समझना आवश्यक है। तो हम लोगों ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, वैभव जी, अतुल जी, सभी लोग जानते हैं, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने दिल्ली में प्लान की कि हम सिर्फ विकास के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रश्न वही था ध्यान में कि जनजातीय समाज का विकास कैसे हो। सभी लोग दुबले हो रहे हैं, हम भी दुबले हो रहे थे, हमें भी बड़ी चिंता थी कि भारत के जनजातीय 10% हिस्सा, जनसंख्या का हिस्सा है, उसका विकास कैसे हो। सरकारें बड़ी चिंता में रहती हैं, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, बड़े बड़ी डेवलपमेंटल एजेंसीज, ग्रुप्स, एकेडमिशियंस, तो हम लोगों के ध्यान में भी वो बात आई। लेकिन चूंकि सामाजिक सरोकार वाले सभी लोग थे तो थोड़ा सेंसिटिविटी थोड़ी सी थी, अधिक थी। तो ये ध्यान में आया कि पहले समझते हैं कि समस्या क्या है। तो विकास के रास्ते से हम पहुंचे अस्तित्व पर। हमें ध्यान में आया कि अस्तित्व का प्रश्न है जिसको पहले एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद अस्तित्व पर चर्चा करते करते और कल्याण आश्रम के अपने सभी मार्गदर्शकों से और ज्यादा चर्चा हुई, तो अस्तित्व से हम पहुंचे अस्मिता के पास।
और ध्यान में आए कि विकास का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही अस्मिता का है। और यदि हम अस्मिता को समझेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि विकास कैसे हो। इससे पहले तो यह समझना होगा कि विकास क्या है और विकास क्या हो, विकास की अवधारणा क्या हो, कैसे होगा तो बात का प्रश्न है। यदि मैं इन दो बातों को जोड़ूं, जो क्लाइमेट एक्शन की मैंने बात की, क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि एमिशंस हो रहे हैं, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। उन एमिशंस को कैसे रोका जाए। और इधर हम क्या बात कर रहे हैं कि जनजातीय समाज का विकास कैसे किया जाए, जबकि जनजातीय समाज आपको एक मॉडल देने के लिए तैयार है कि आप अपना विकास कैसे करें। जो तथाकथित विकसित समाज है उसका विकास का क्या मॉडल हो। और आप विश्वास मानिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उससे पहले से पढ़ाता था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैंने हमेशा तब तक एसडीजी गोल्स के चश्मे से देखा। आप लोगों में से यदि कोई इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट है, डाली। और बहुत रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करने की उन्होंने कोशिश की। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करते समय डाली कहते हैं कि अल्टीमेट एंड इज द गोल। इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी की बात करते हैं ना, और ये जो जितने पैरामीटर्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये सब इंटरमीडिएट गोल्स हैं। और यदि हम अल्टीमेट गोल्स की बात करेंगे तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। मैं डाली को भी पढ़ता था, डाली को मैंने पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी। वो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आता था कि एक तरफ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन कर रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड इंडिकेटर्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ डाली कह रहा है कि अल्टीमेट एंड होना चाहिए, वी शुड टॉक अबाउट अल्टीमेट एंड। तो अल्टीमेट एंड है क्या? जब से मैंने जनजातीय समाज के साथ नजदीकी से काम करना प्रारंभ किया तो मेरे ध्यान में आया कि अल्टीमेट एंड है क्या। वो अल्टीमेट एंड जनजातीय समाज की अस्मिता है। वो अल्टीमेट एंड वो परंपरा है कि जब जनजातीय समाज के व्यक्ति जंगल में जाता है तो जंगल में पहले वनस्पति से, उस पौधे से, पेड़ से पहले अनुमति लेता है। बैगा की वो परंपरा, जब वो मधुमक्खी बींधने के लिए पहले उससे परमिशन लेता है और उसके साथ साथ वो तब करता है, वो अल्टीमेट एंड की परिभाषा है। ये जो पूरा विकास का प्रश्न जो उठा है, ये वास्तव में क्या प्रश्न है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम क्यों इस पूरे समाज के विकास के लिए इतना चिंतित हैं? क्या वास्तव में इस समाज के विकास के लिए चिंतित है? मैंने अभी कुछ एक वर्ष पूर्व दंडकारण्य परियोजना के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। वास्तव में दो पैरेलल एक्टिविटी, दो पैरेलल विकास की योजना है जिनके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। हम लोगों ने अभी चर्चा की कि फॉरेस्ट एक्ट, वास्तव में ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट एक्ट लाए क्यों? वो नेचुरल रिसोर्सेज की लूट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते थे। उनको ध्यान में आया कि ये समाज आपको लूटने नहीं देगा, ये निरंतर संघर्ष करेगा, उसको लेजिटिमाइज करना था। उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए। वो पहले से भी करते रहे। जब से वो इस देश में आए, जैसे जैसे उन्होंने कॉलोनाइजेशन एक्सपेंड किया, उन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज की लूट प्रारंभ की। ऐसा नहीं है कि 1863 से ही उन्होंने लूटना शुरू किया, वो तो पहले दिन से लूट रहे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ब्रिटिशर्स ने एक संगठित लूट की, फॉरेस्ट एक्ट के नाते से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। मुझे लगा कि ये दंडकारण्य परियोजना और एक और जो मैं दूसरी परियोजना बता रहा था, जो कि
तराई बेल्ट, जो उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट है, वहां पर भी सिमिलर एक परियोजना थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी विकास की योजना, जितनी विकास की चिंता है, इस सब में एक पैरेलल्स है। दंडकारण्य परियोजना में क्या किया गया? एक योजना थी जिसमें कुछ माइग्रेटेड पॉपुलेशन को एक अपने दंडकारण्य क्षेत्र में उनको बसाना था। जिस तराई परियोजना की बात मैं कर रहा हूं, उस परियोजना में भी यही था। वर्ल्ड वॉर 2 से जो सैनिक वापस आए, उन सैनिकों को कहीं पर स्थापित करना था, उनका पुनर्वासन करना था, उसके लिए तराई बेल्ट ली गई। अब इस पूरे विकास के मॉडल में हुआ क्या? ये योजना, यदि आप दंडकारण्य परियोजना का एक एक बिंदु देखेंगे तो उसमें स्थानीय समाज को कोई स्थान नहीं। उसमें पूरी चिंता इस बात की है कि वो जो लोग बाहर से आए हैं उनको कैसे बसाया जाए, उनका पुनर्वासन कैसे किया जाए। और वास्तव में तो चिंता उनकी भी नहीं है, उसके भी बड़े बड़े हास्यास्पद मॉडल हैं इस देश में। वो चिंता पूरी इस बात की है कि इस पुनर्वासन के पूरे मॉडल में एक बड़ा अर्थ फाइनेंसेस इन्वॉल्व, फिर उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो उस परियोजना के माध्यम से जंगल के जो रिसोर्सेज थे, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन पर कैसे कब्जा होगा। तो ये जो पूरा विकास का जो चिंतन है, जनजातीय विकास के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये पूरा चिंतन, इसके केंद्र में जनजातीय समाज नहीं है। से आप लोगों ने वो सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। हम ये जितनी भी विकास की चर्चा करते हैं, जब भी जनजातीय समाज के विकास की, जनजातीय क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, तो उसका निशाना कहीं और है। और इसीलिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा जो ध्यान में आता है, ये उसीलिए हमारे ध्यान में आता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, जो मैंने तराई का एग्जाम्पल दिया, थारू और बॉक्सा जनजाति वहां रहती थी, और एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है, क्योंकि ये परियोजना प्रारंभ की थी ब्रिटिशर्स ने 1945 में, बाद में हमारी अपनी सरकारों ने उसको कंटिन्यू किया। तो एक जगह वो लिखते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी ब्रिटिश अधिकारी 2 दिन से अधिक नहीं रह सकता। यदि उसने 2 दिन का प्रवास किया तो निश्चित रूप से वो मलेरिया से ग्रस्त होगा। और वो लिखता है कि मैं ये समझ नहीं पाता कि ये जनजातियां इस क्षेत्र में लगातार रह रही हैं और इनको मलेरिया क्यों नहीं होता। तो ये विषय, जब हम विकास की बात करते हैं, तो वास्तव में विषय ये हो कि जनजातीय समाज का विकास कैसे करें, या वास्तव में विषय ये हो कि जनजातीय समाज से विकास के बारे में हम क्या सीखें, ये हमें समझना है क्या। लेकिन इसका क्या मतलब यह है कि जनजातीय समाज को विकास की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या उनको मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज की कोई आवश्यकता नहीं है, या जो कम्युनिकेशन के नए साधन हैं उनको उनकी आवश्यकता नहीं है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं जो बात बार बार इंगित कर रहा हूं वो यह इंगित कर रहा हूं कि जनजातीय समाज के विकास को समझने के लिए, उनके लिए, उनको यदि विकास का मॉडल देना है तो सबसे पहले उस समाज की अस्मिता के बारे में समझना पड़ेगा। उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनकी अर्थ की समझ क्या है, हमारे इंडिकेटर्स क्या है। पर कैपिटा इनकम, क्या जनजातीय समाज का डेवलपमेंट का इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम है? मेरे कुछ छात्र 1 सप्ताह के लिए जनजातीय क्षेत्र में गए, आने के बाद उनके अनुभव जब हम लोगों ने साझा किए तो सभी ने बोला कि दुर्गम क्षेत्र है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, इंटरनेट
जो एक सामान्य आईआईटी के शोध छात्र कह सकते हैं, सुविधाओं का नितांत अभाव है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कुछ अच्छा भी आपको वहां देखने को मिला? बोले हाँ सर। और सभी का एक अनुभव था कि इतने अभाव के बाद भी वहां सब लोग प्रसन्न हैं। उन छात्रों ने बताया कि सर हमने, जबकि जब वो छात्र गए थे हमने उनको बोला था कि सिर्फ इमर्शन एक्टिविटी है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग चिंता करते हैं, और आईआईटी के छात्र और अध्यापक तो ज्यादा चिंता करते हैं समाज की। तो उनकी चिंता थी, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। तरह तरह से पूछा उन्होंने, घुमा के फिर आके, कभी महिला से, कभी पुरुष से, कभी बच्चे से, बूढ़े से, ऐसा खुद उन्होंने मेरे से शेयर किया। और उन्होंने बताया कि किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। जब भी ये प्रश्न आया कि आपको क्या आवश्यकता है, बोले नहीं हमारे पास सब कुछ है। तो जब ये सब कुछ है का भाव मेरे ध्यान में आता है, मैं उसको कोरिलेट करता हूं डाली के उस कल्पना से कि अल्टीमेट एंड क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अल्टीमेट एंड व्हाट इज दैट अल्टीमेट एंड? मेरे पास सब कुछ है। तो विकास की हम चर्चा करें आवश्यक है, लेकिन दो पक्षों पर। पहला पक्ष, जनजातीय समाज के विकास की अवधारणा से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या सीखना है। तो पहला तो सबसे बड़ी बात उनकी अस्मिता से कि प्रकृति और पुरुष, इनमें कौन बड़ा है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कोई एक्सप्लोरेशन का कोई काम होता है, चंद्रमा पर चंद्रयान गया, मंगल पे मंगलयान गया। हम टाइटल देखते हैं न्यूज चैनल्स पे, मानव ने चंद्रमा पर विजय पाई। कोई एवरेस्ट पे चढ़ेगा तो फला व्यक्ति ने एवरेस्ट फतेह किया। भाई एवरेस्ट का और उसका क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं था। और फिर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज बचे रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। वो मॉडल ये समाज देता है, प्रकृति से परमिशन लेनी हर बात की। प्रकृति और पुरुष के बीच में सामंजस्य भी नहीं है, प्रकृति के ऊपर पुरुष तो है ही नहीं, और दोनों बराबर भी नहीं है। पूरा समाज ये मानता है कि प्रकृति हमसे बहुत ऊपर है, इसीलिए तो देव है। तो ये एक पक्ष है जो हमें बराबर इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जब भी हम जनजातीय समाज के विकास के बारे में बात करें तो इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और इस विषय को हम कब चर्चा कर पाएंगे? जब हम अस्मिता की चर्चा कर पाएंगे। बिना अस्मिता की चर्चा किए हुए हम इस पक्ष पर बात नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष, अब जनजातीय समाज के लिए विकास के कौन कौन से पक्ष हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जैसे सामान्यतः बात हुई, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में जनजातीय समाज को मकान नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, लेकिन कैसे मिलने चाहिए, उनका डिजाइन कैसे हो। उनको हरिद्वार में वनों में रहने वाले वन गुर्जर्स को 2012 में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद उनको उनका पुनर्स्थापन किया गया। हर वन गुर्जर को 10 एकड़ जमीन दी गई, उसमें घर बना के दिया गया और उनको कहा गया कि आप खेती करें। जिस समाज ने शताब्दियों से खेती नहीं की, जो जंगलों में भैंस बकरी भेड़ चराता रहा, कश्मीर से लेकर नीचे उत्तराखंड के पहाड़ों तक मूव करता रहा, उस समाज के लोगों को कहा गया कि आप खेती करिए।
जिनके घर इतने हवादार बनते हैं और इतना अच्छा छप्पर लगाते हैं कि कितनी भी मूसलाधार बारिश हो उसमें से एक बूंद पानी नहीं टपके। आपको इस विषय पर, अस्मिता के विषय पर लोगों के अनुभव मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, लोगों ने अपने अपने अनुभव संकलित करके अलग अलग फॉर्म में पब्लिश किए होंगे, लेकिन जिसको हम पीयर रिव्यूड शोध पत्र, पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर कहते हैं, ऐसे रिसर्च पेपर्स नहीं मिलेंगे। आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करेंगे जनजातीय समाज के बारे में, तो जो वैभव जी ने कहा वो एंथ्रोपोलॉजिकल, यानी कि उसकी नाक चौड़ी क्यों, उसकी आंख छोटी क्यों, अरे बाकी समाज में क्या एक रूपता है क्या, या वो फीचर्स उस समाज में नहीं मिलते हैं क्या? हाइट, नाक की लंबाई, कान की चौड़ाई, इसके अलावा जनजातीय विषयों पर शोध करने के विषय नहीं है क्या? विषय है, यही विषय है। अस्मिता ही वो विषय है जिस पर हम लोगों को अपना शोध प्रारंभ करना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है क्योंकि आप लोग उस राज्य में रहते हैं जहां पर बड़ी संख्या में ऐसी परंपराएं अवेलेबल है, उनको डॉक्यूमेंट करना। और जब मैं उनको डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं तो साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करना। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो प्रूवन रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सर्वे के मेथड्स, एफजीडी जीडी के मेथड्स, वो सारी वो प्रक्रिया अपनानी जो कि साइंटिफिक है, जिससे कि जब आप उस शोध को पब्लिश करें किसी भी पीयर रिव्यूड अच्छे जर्नल में तो वहां पब्लिश हो। ये आवश्यक क्यों है? सुबह अतुल जी ने बताया था, शेर को अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। यदि आप नहीं लिखेंगे तो वास्तव में शिकारी तो वैसे ही इतिहास लिखने वाला है जैसे वो अभी तक लिख रहा है। अब विषय क्या हो सकते हैं? जैसे लॉ कॉलेज के कुछ छात्र या अध्यापक होंगे, तो जनजातीय समाज की न्याय व्यवस्था क्या, और उसका कंपैरिजन भारतीय न्याय व्यवस्था से क्या हो सकता है। दर्शन के कुछ छात्र होंगे, फिलॉसफी पढ़ते पढ़ाते होंगे, जनजातीय समाज की, देव समाज की क्या कल्पना है, उनके उत्सव, उनका प्रकृति के साथ संबंध, और सिर्फ यही नहीं छोड़ना, यह भी समझना कि उसके ट्रेसेस आपके परिवार में कहां तक आते हैं, जो गैर जनजातीय समाज के लोग हैं। ये जो अदरनेस के तरीके से जितना रिसर्च पब्लिकेशंस हुआ है उसको समाप्त करना है, ये हमारा काम। बहुत सारे विषय हैं, हर विषय, इतिहास का विषय, इतिहास में तो इतना स्कोप है शोध करने का कि यदि हम एक एक जिले पर यदि काम करेंगे, क्योंकि जनजातीय नायकों ने 1770 से लेकर 1947 तक, एक प्रोफेसर रक्तिम पात्र हैं जेएनयू में, उनसे चर्चा हो रही थी, नागा लोगों के बीच में उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने ये बताया कि यदि आप 10 नागा गांवों में जाएंगे तो आजाद हिंद सेना के ऊपर एक अच्छा शोध पत्र लिख सकते हैं। इतनी मेमोरीज हैं उन लोगों की। हम लोगों की कितनी मेमोरीज हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कितना पढ़ते हैं, कितना जानते हैं? इतिहास में एक बड़ा स्कोप है। इकोनॉमिक्स समझे तो कि जनजातीय समाज का इकोनॉमिक मॉडल क्या है, क्या है वो सामुदायिकता का मॉडल जो कि ये तय कर देता है कि यदि एक परिवार का यदि घर नष्ट हुआ तो पूरा समाज मिलकर घर का निर्माण कर देता है। उसको समझने की आवश्यकता है, उसको संकलित, उसको थ्योराइज करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इस विषय पर हम कितनी भी लंबी बात कर सकते हैं। मेरे अपने अनुभव हैं, बाकी और लोगों के अनुभवों से जो मैंने सुना है वो अनुभव है, लेकिन इतना तय है, अध्ययन का ये विषय पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है।
हम जितने भी एकेडमिशियंस हैं, हम ये चिंता छोड़ दें कि उस समाज के विकास की चिंता हमें करनी है। हम सिर्फ यही चिंता करें कि उस समाज के बारे में हम कितना जान सकते हैं और कितना हमारे छात्र जान सकते हैं और कितना हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जाने। इतना यदि हम तय कर लें तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स भी अच्छे होंगे और साथ साथ एक अनएक्सप्लोर्ड नॉलेज का जो पूरा एक पेंडोरा बॉक्स है वो सबके सामने आएगा। टीआरकेसी के माध्यम से हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि हमें इसमें मदद कर सकती हैं। कल्याण आश्रम के पास पूरा ऐसा फील्ड का रिसोर्स नेटवर्क है। आप लोग सभी उसमें जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि कुछ वर्षों के लिए यदि ये चर्चा ही थोड़ी सी रुक जाए कि जनजातीय समाज का विकास कैसे हो, तो वास्तव में उनका विकास हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।